देखिए कल आपको बताया गया था कि किसी तार को अगर ठंडा कर दिया जाए, ठीक है, किसी तार को ठंडा कर दिया जाए तो उसके सिरों पर कितना बल कार्य करता है, F, है ना। उसका फार्मूला निकला हुआ था y F इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। किसी तार को दो सिरों पर कस दिया जाए तो ठंडा करने के पश्चात उसके दोनों सिरों पर लगने वाला बल, ठीक है, याद आ रहा है। अब अगला जो टॉपिक आज का है वो है किसी तार को खींचने में, अगर किसी तार को हम खींचते हैं तो किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, ठीक है, तथा उस तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब किसी तार को आप खींचते हैं तो खींचने में आप बल लगाते हैं, बल लगाएंगे और उस तार की लंबाई में कुछ वृद्धि भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप बल लगा करके विस्थापन दे रहे हैं, तो बल गुणे विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसका मतलब कि तार को खींचने में आप कार्य कर रहे हैं, वह कार्य कहाँ जाएगा, वह कार्य उसी तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसको हम कहेंगे संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो किसी तार को अगर खींच रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा और कितनी ऊर्जा की मात्रा का संचय उसमें होगा, इसके लिए हमको एक सूत्र जो है वो प्राप्त करना है, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए एक तार है जिसकी लंबाई है यह, टॉपिक आपका है तार को खींचने में किया गया कार्य, जितना कार्य करेंगे उतनी ही ऊर्जा संचित होगी, किसमें, उस तार में ही संचित होगी जो कार्य करेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए एक तार है जिसकी लंबाई है L, कैपिटल L। उस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर अर्थात नीचे वाले सिरे पर आपने यह बल लगाया, कितना बल लगाया, F बल आपने लगाया। L तार की मूल लंबाई है तो तार की लंबाई में कुछ न कुछ वृद्धि तो हो ही जाएगी। माना तार की लंबाई में होने वाली जो वृद्धि है वो क्या है, x है, x यहां पर L नहीं ले रहे हैं, x ले रहे हैं, ठीक है। x तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि हो गई, ठीक है। और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जैसे ये आपका मान लीजिए तार है तो ये तार का जो वृत्तीय सिरा होगा इसी को हम कहेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, ठीक है, तब आप जानते हैं कि प्रतिबल कितना हो जाएगा, प्रतिबल बराबर हो जाएगा F अपान a। F अपान a तो प्रतिबल हो गया, और विकृति कितनी हो जाएगी, विकृति यहां पर आप जानते हैं x जो है लंबाई बढ़ गई, ठीक है, और यह उसकी मूल लंबाई है, तो लंबाई में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा, ठीक है, या फ्रैक्शनल जो चेंजेस होंगे उसी को हम कहेंगे विकृति। तो विकृति आपकी हो गई x अपान L। अब प्रतिबल और विकृति दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो जो कि तार का केस है तो आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक मिल जाएगा, ठीक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर हो जाएगा F अपान a, ये प्रतिबल हो गया, अपान x अपान कैपिटल L, ये विकृति हो गई। इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा F अपान a इंटू L अपान x, ठीक है। यहां तक F अपान a इंटू L अपान x। बल आपको निकालना है, देखिए बल निकालेंगे हम, फिर विस्थापन देखेंगे, तो बल और विस्थापन के समायोजन से ही तो कार्य देखेंगे हम, ठीक है। तो बल निकाल लीजिए, यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो F की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, अपान कैपिटल L। F इक्वल टू हो जाएगा y इंटू ए इंटू एक्स अपान L। यहां तक ठीक है, ये बल की वैल्यू हो गई, कितना बल आपने लगाया। देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि यह जो बल हमारा है यह बल परिवर्तनशील है, क्योंकि जब बल स्थिर होता है तो बल में विस्थापन से गुणा कर देंगे तो कार्य निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बल परिवर्तनशील हो तब कौन सा बल आप लेंगे,
क्योंकि जब किसी तार को आप खींचेंगे, सपोज कि किसी स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो शुरुआत में क्या होता है कि आपको कम बल लगाना पड़ता है, क्योंकि आप थोड़ा विस्थापन देते हैं। ज्यादा विस्थापन दोगे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और विस्थापन दोगे और बल लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब विस्थापन जो जो बढ़ाएंगे बल भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। तब वहां पर सीधे बल गुणे विस्थापन करने से कार्य नहीं निकलेगा। आप जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य का, उसमें कैसे निकाला जाएगा वो आप जान जाएंगे, ठीक है, उसकी विधि भी है। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि बल परिवर्तनशील है तो कैसे निकालेंगे कार्य, उसके लिए एक नियम ये है कि मान लीजिए बल F लगा हुआ है, ठीक है, और विस्थापन हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। विस्थापन मान लीजिए तार की लंबाई में बढ़ोतरी काफी की गई है, या बढ़ोतरी की गई है, लेकिन शुरुआत में बढ़ोतरी क्या है, बहुत थोड़ी सी बढ़ोतरी है, उसको dx दिखा रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर dx से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई चीज आपके लिए है, लेकिन घबराइए नहीं, सब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। मैथ में तो आपको पूरा अच्छी तरह से मिलेगा चैप्टर ये, ठीक है, अवकलन समाकलन मिलेगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी शुरुआत हम कर देते हैं, यहाँ पे f इंटू डी एक्स, जहां पे d लग जाए किसी भी राशि के बगल में लेफ्ट में, तो जान जाइए कि उस राशि की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, टेंड्स टू जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन टेंड्स टू जीरो मतलब बहुत कम, अति अल्प है। तो f इंटू डी एक्स हमने किया, मतलब बल हमने लगाया और बहुत थोड़ी दूरी विस्थापित किया, इतनी दूर विस्थापित किया है कि परिवर्तित होने वाले बल का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। तो क्या हो गया, f इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कार्य कितना होगा, कार्य भी बहुत कम होगा तब, क्योंकि बहुत कम दूर विस्थापित किया है, तो बल गुणे विस्थापन से कार्य भी बहुत कम होगा। तो ऐसा कार्य हम लिखेंगे dw, W नहीं करेंगे, W तो हम करेंगे टोटल वर्क डन, बाद में उसको दिखाएंगे, लेकिन dw जो है वो क्या है, थोड़ा सा किया गया कार्य है। तो dw इक्वल टू f इंटू dx, ये थोड़ा सा किया गया कार्य है, या dw इक्वल टू हो जाएगा f की वैल्यू यहां से रख दीजिए, ये जो आप निकाल चुके हैं इसको आप चाहें तो क्वेश्चन वन मान लीजिएगा पहले से ही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इंटू a अपान l, ठीक है, देख रहे हैं, इंटू x यहाँ पे है, ये x dx। अब क्या करेंगे, हम मान तो रख दिया, ये तो थोड़ा सा किया गया काम है, ज्यादा कार्य के लिए क्या करेंगे, देखिए एक विधि है ज्यादा कार्य निकालने के लिए कि इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, है ना, आपने इंटीग्रेशन जो है नाम सुना होगा, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। जब छोटी छोटी चीजों को मिला करके कोई बड़ी चीज बनानी होती है तो वहां पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर देखिए जब हम बल लगा के खींचेंगे किसी तार को तो पहले थोड़ा कार्य होगा, फिर थोड़ा और कार्य होगा, फिर थोड़ा और कार्य होगा, तो थोड़ा थोड़ा कार्य होगा, सबको मिला के जोड़ना पड़ेगा तभी तो पूरा कार्य निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, याद रखिएगा क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। जब फ्रैक्शन में तोड़ना होता है तो डिफरेंशिएशन, और जब छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके बड़ी चीज बनानी होती है तो इंटीग्रेशन, ठीक है। ये देखिए ये साइन देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छे से, ये इंटीग्रेशन की साइन है, ऐसे लग गया मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। अब यहां पर ध्यान देना आपको है कि y इंटू ए अपान एल इंटू एक्स dx है, तो इंटीग्रेशन तो कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि लंबाई में बढ़ोतरी कितनी हुई। अब हम मानेंगे कि लंबाई में होने वाली बढ़ोतरी यल है, स्मॉल यल, मतलब पहले बढ़ोतरी कुछ नहीं थी, पहले बढ़ोतरी जीरो थी, और अब हमने तार को खींचते खींचते उसकी लंबाई में कुल बढ़ोतरी क्या कर दिया, स्मॉल यल कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 टू यल, ये लिमिट कहते हैं इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो ये 0 टू यल लग गया, इसका मतलब कि 0 लंबाई पहले वृद्धि थी, बाद में यल लंबाई हो गई। इसी यल लंबाई की वृद्धि के दौरान कितना किया गया कार्य है वो निकालना है, ठीक है। 0 टू यल y a अपान यल इंटू x dx, ठीक है, इतना था। इधर कार्य वाले में क्या करेंगे, पहले कार्य कुछ भी नहीं किया गया था, जब विस्थापन कुछ नहीं था तो कार्य कुछ नहीं था, जब विस्थापन बढ़ते बढ़ते यल हो गया तो कार्य भी बढ़ते बढ़ते w कार्य हो जाएगा। ये 0 टू w यहाँ लिख देंगे, या यहाँ पर नवी आप लिमिट लगाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं उसका रह गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन w dw होता ही है।
अब देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। नियम तो इसका यह है कि जो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू है, अब इसका नियम समझ लीजिए जरा। डी डब्ल्यू का मतलब होता है डब्ल्यू के सापेक्ष इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन हो रहा है नहीं पता है, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको एक माना जाता है। एक क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो एक का इंटीग्रेशन अगर यहाँ डी डब्ल्यू लिखा रहेगा तो डब्ल्यू हो जाएगा, dx लिखा रहेगा तो x हो जाएगा, dt लिखा रहेगा तो t हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऐसे dt लिखा हो तो जान जाइएगा इसका इंटीग्रेशन t होगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर dx लिखा हो तो जान जाइएगा x होगा, क्योंकि ये 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो 1 का इंटीग्रेशन जो है जिसके रिस्पेक्ट में होता है, जिसके सापेक्ष होता है, वही संख्या उसकी वैल्यू होती है। अब नियम तो बहुत सारा है, आप बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। तो 1 अगर dx है तो x होगा, 1 dt है तो t होगा, 1 dw है तो w होगा। नियम इसका ये है, ऐसे इसको करके लिमिट लगाइए 0 टू w। एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे w की जगह w तो w ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे w की जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा। तो w माइनस 0 w ही तो रहेगा, इसलिए हम क्या लिख दिए w। ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां w हो गया बराबर। अब देखिए 0 टू l है y a l x dx। एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ dx लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। dx का मतलब होता है कि x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। समाकलन किसी न किसी भौतिक राशि के सापेक्ष होता है। तो यहाँ dx लिखा हुआ है, इसका मतलब x के सापेक्ष हो रहा है। जब x के सापेक्ष होगा तो उसको छोड़ करके, यानी x वाले टर्म को छोड़ करके जितने भी पद रहेंगे वो सभी कांस्टेंट माने जाएंगे। जैसे dx यहां लिखा है तो x वाले जो पद रहेंगे x स्क्वायर, x क्यूब, अंडर रूट x, x पावर 3 है ना, या x पावर 3/2, साइन x, कुछ भी रहेगा। अगर यहाँ dx लिखा है तो x वाले भौतिक राशि का समाकलन किया जाएगा, उसके अलावा जो बचेंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। जो कांस्टेंट हो जाएंगे तो उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर y a अपान l, ये तीनों भौतिक राशियां कांस्टेंट की तरह ट्रीट की जाएंगी, तो इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। अब क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 0 टू l, यहाँ हो जाएगा x dx। ठीक है, अब समझिए हमको केवल x का ही करना है। dx का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसका करना है? x का करना है। कुछ नहीं होता तो 1 का करना होता। अब x का कैसे होगा इंटीग्रेशन? ठीक है, तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपके हमेशा काम आएगा। x पावर n dx, अगर x पावर n का समाकलन करना आपको है तो इसका फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। x पावर n dx अगर लिखा हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होता है? x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। अब इस फार्मूले से आप x पावर 2 का, x पावर 3 का, x पावर 10 का, x पावर 3/2 का, x पावर 5/2 का, x पावर 0 का कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको काम है, क्या हो जाएगा? w इक्वल टू y इंटू a अपान l। अब यहाँ पर कहिए इसका x की घात क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो x की घात क्या होगी? 1 होगी। अब x पावर 1 का समाकलन करना है। अब ये नियम लगाइए, अगर यहाँ n की जगह 1 कर दिया जाए तो क्या होगा? x पावर 1 प्लस 1 अर्थात 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो x पावर 2 अपान 2 यानी x स्क्वायर अपान 2। समझ गए? यहाँ पर x का समाकलन क्या होगा? इस नियम से आप चलेंगे, यानी की जगह 1 रख देंगे तो x का समाकलन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपान 2। x का समाकलन हो गया, और लिमिट कहाँ जाएगी? लिमिट लगाना पड़ेगा भी 0 टू l। ऐसे देख लीजिए, कोई दिक्कत होता ही नहीं। ये हो जाएगा y a अपान l, ये कांस्टेंट आपका ही है। इसमें क्या करते हैं कि एक बार हम रखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है l, इसी x की जगह पर एक बार l रखेंगे, और इसी x की जगह पे एक बार 0 रखेंगे लोअर लिमिट। तो x की जगह l रखेंगे तो हो जाएगा l स्क्वायर डिवाइड बाई 2, हमने l रख दिया, माइनस l की जगह अब यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे काट दिया हमने। तो w इक्वल टू क्या हो गया? y इंटू a अपान l इंटू l स्क्वायर बाई 2।
देख रहे हैं? या तो क्लियर ना, ये कैसे आया, क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए किसी को थोड़ा सा एक परिमार्जित रूप में लिखेंगे, फार्मूला तो आपका यही है, इसको थोड़ा सा परिमार्जित रूप कर देंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्या होगा? W बराबर, ठीक है ना, YA अपान कैपिटल L स्क्वायर अपान 2, 1/2 को पहले अलग कर लीजिए, ये हो गया 1/2 इंटू यंग प्रत्याशा गुणांक देख रहे हैं, इसको अलग कर लीजिए, हो गया y। अब क्या बचा? a आपका है, यहां a कर लीजिए और L स्क्वायर यहाँ पे है। एक काम कीजिए, यहां पर L से हम गुणा कर देंगे और L से नीचे भाग कर देंगे, ठीक है? L से गुणा, L से भाग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल l का स्क्वायर है, यहाँ पर कैपिटल L का स्क्वायर है। स्मॉल l बटे कैपिटल L को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। अरे ये लंबाई में होने वाली वृद्धि है और ये मूल लंबाई है, तो L स्क्वायर बटे कैपिटल L स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? विकृति का स्क्वायर। तो हो जाएगा L स्क्वायर बटे कैपिटल L स्क्वायर हो गया ये, इंटू अब क्या बचा? A इंटू L, ये हो गया A इंटू L। देख लीजिए ध्यान से, एडजस्ट हो गया ना? ये हो गया W बराबर 1/2 गुणे y क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है? ये हो गया आपका गुणे, ये स्मॉल l बटे कैपिटल L क्या है? विकृति है, इसका स्क्वायर है, तो हो जाएगा विकृति का स्क्वायर, ये विकृति का स्क्वायर हो गया, इंटू a इंटू L क्या है? a जो है तार के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल है, L क्या है? तार की मूल लंबाई। तो जब वृत्तीय सिरे के क्षेत्रफल में मूल लंबाई से गुणा कर दोगे तो पाई r स्क्वायर वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल होता है, मूल लंबाई उसकी L है, तो पाई r स्क्वायर ये फार्मूला होता है आयतन का ना। तो a गुणे L क्या हो गया? उस तार का आयतन हो गया, ये तार के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल हुआ और ये तार की ऊंचाई या लंबाई कुछ भी कर लीजिए, ये आयतन हो गया, तो तार का आयतन। समझिए बात को, ये W का फार्मूला हो गया। ये देखिए अच्छे से स्क्वायर कर लीजिएगा, W इक्वल टू 1/2 इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू तार का आयतन, ठीक है? जितना कार्य किया गया है, जितना कार्य किया गया है इस तार को खींचने में, वही कार्य उस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तार में कितनी ऊर्जा संचित है, तो जितना कार्य हमने किया उतनी ही ऊर्जा उस तार में संचित होगी। तो संचित ऊर्जा का फार्मूला U पूछा जाए तो U का फार्मूला भी सेम यही हो जाएगा। क्या होगा? 1/2 गुणे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति का स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर गुणे तार का आयतन। कितना क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर बात हो आपको? वही चीज सेम है, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा। तो ये जो है संचित ऊर्जा हो गई, प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित होगा ये, और ये कार्य हो गया। एक चीज में और आपको ध्यान देना है कि तार का आयतन इसमें लिखा हुआ है ना, तो तार के संपूर्ण आयतन में इतनी ऊर्जा का संचय हुआ है, तार के संपूर्ण आयतन में इतनी ऊर्जा का संचय हुआ है। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बताइए, मतलब किसी तार को आपने खींचा तो तार के पूरे आयतन में कितनी ऊर्जा संचित हुई, ये फार्मूला है। और कहा जाए कि तार के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जिसको आप ऊर्जा घनत्व भी कर सकते हैं। ऊर्जा घनत्व का मतलब कि तार के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो आप इसी तार के आयतन से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारी संपूर्ण ऊर्जा हो गई जो पूरे तार में है, और तार के आयतन को लाके हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? ऊर्जा घनत्व या प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। उसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से, स्मॉल यू, स्मॉल यू का मतलब ऊर्जा घनत्व या प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, गुणे विकृति का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला, जितने फार्मूले आपको बताए गए हैं ये सारे फार्मूले आप एक बार इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। प्रत्यास्थता का उपयोग बता देंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
न्यूमेरिकल भी आप लगाते रहिएगा। न्यूमेरिकल जो है जो सूत्र है वो तो बता ही दिए गए हैं, इन्हीं सूत्रों पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। गुणा भाग आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, उसकी क्षमता आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी अपनी गुणा भाग करने की, कहाँ कैसे जो है वो भागों को एडजस्ट किया जाता है वो आप कीजिएगा। बाकी तो मैं बताऊंगा ही, आप जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी बाकी रह गया वो मैं कल बताऊंगा, और जो न्यूमेरिकल है वो भी जो आपको समझ में ना आए वो बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।